Hello students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs. Topic for this lecture is periodic classification of the elements, and we will be taking up NCERT exemplar problems from this chapter. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? तो पहले इस टॉपिक के ऊपर आपने पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब आपने देखा. How do they vary in a group? How do they vary in a period? What are their units and what are the factors on which these periodic properties are depending? And what is the cause of periodicity? तो ये सब हम already previous lectures में कर चुके हैं. अब ये कि सारे topic हम revise करने वाले हैं इस lecture के अंदर, but the questions will be from NCERT exemplar, right? So let's start with these questions. Question number 1 on the screen. First question is, consider the isoelectronic species. You are given Na plus and Mg plus 2, F negative and O2 negative. The correct order of increasing length of their radii. इनके रेडियस पे कमेंट करना है और ये सब isoelectronic हैं. Isoelectronic means they have same number of electrons. राइट तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जब हम साइज देखते हैं तो आप ये बात याद रखेंगे कि ज़्यादा अगर न्यूक्लियर चार्ज है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है. एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज. हायर चार्ज मीन्स स्मॉलर साइज. गॉट इट. सो वी हैव Mg plus 2 एंड देन वी आर गिवन Na प्लस पहले दिया है, फिर Mg plus 2 दिया है, फिर F नेगेटिव दिया है और O2 नेगेटिव दिया है. तो इनके लिए हम सारे Z अपॉन E लिखेंगे. इलेक्ट्रॉन्स देख लो पहले. इलेक्ट्रॉन सोडियम के 11, मैग्नीशियम पहले 11 में से 1 माइनस कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. मैग्नीशियम में 12 माइनस 2 कर दिया, फ्लोरीन में 9 प्लस 1 कर दिया और ऑक्सीजन में 8 प्लस 2, मतलब सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. बट अगर हम इनका Z अपॉन ई देखें पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z अपॉन ई होता है, तो प्रोटॉन्स आर 11 बट हमें Z अपॉन ई देखना है. न्यूक्लियर चार्ज को Z अपॉन ई लेने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मैग्नीशियम में 12, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन्स हैं बट इलेक्ट्रॉन्स आर 10 इन नंबर, ऑक्सीजन में 8. तो कैन आई से दिस इज 1.1, दिस इज 1.2, 0.9 एंड 0.8. तो हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज किसका है? Z अपॉन ई हाईएस्ट फॉर Mg प्लस 2. उसके बाद ये है Na प्लस का, देन इट इज फॉर F नेगेटिव, देन फॉर O2 नेगेटिव. तो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऑर्डर में अरेंज कर दिया. फिर क्या करेंगे आप? एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस लिखोगे. एटॉमिक रेडियाई इज स्मॉलेस्ट फॉर Mg plus 2, then it will be Na plus, then you have F negative, then O2 negative. तो हम ऑप्शंस अगर देखें तो सबसे बड़ा O2 नेगेटिव आएगा, सबसे छोटा Mg plus 2 आएगा. हायर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द साइज. राइट. पॉजिटिव चार्ज सबसे कम, पॉजिटिव चार्ज सबसे हाई मैग्नीशियम के ऊपर है, तो मैग्नीशियम प्लस 2 इज स्मॉलेस्ट इन साइज. बी ऑप्शन आपका आंसर है. और ये क्वेश्चन तो पहले भी आया प्रीवियस वीडियो में, बट नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT exemplar. गॉट इट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड? विच इज नॉट एन एक्टिनॉइड? तो एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना. F block has 2 sets, one is lanthanoids and other is actinoids. तो ये आपके पास 14 प्लस 14 के 2 सेट्स हैं, 28 एलिमेंट्स हैं जो F ब्लॉक में प्रेजेंट हैं. हमें पूछा गया है एक्टिनॉइड्स. कीप इन माइंड एक्टिनॉइड्स आर फ्रॉम 90 to 103. We can say these are actinoids. They start from thorium. First
एक्टिनॉइड है थोरियम, एटॉमिक नंबर इज 90, लास्ट इज लोरेंसियम 103। तो ये पूरा डिटेल एक्टिनॉइड्स के लिए। तो हमारे पास पहला दिया है क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम एंड टर्बियम। टर्बियम 65 एटॉमिक नंबर है, ये एक्टिनॉइड नहीं है, आपने याद रखना है। एक्टिनॉइड्स 90 से लेके 103 तक होते हैं, 90 से 103 तक। तो हमारे पास फिर ऑप्शन डी जो है वो आंसर बनेगा। टर्बियम इज नॉट एन एक्टिनॉइड। गॉट इट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The order of screening effect of electrons of s, p, d and f orbitals of given shell of an atom on its outer shell electrons is। हमें किसका ऑर्डर देना है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का। s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, p सब शेल में, d में और f में, सबके अंदर है। तो किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट हाईएस्ट है ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो ये अंदर पहले न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं वेरियस, लास्ट वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना फील हो रहा है, उसके लिए इनर ऑर्बिटल्स का रोल होता है। इनर ऑर्बिटल्स दे शो देयर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब वो न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन कर देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को रोक देते हैं। जैसे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, एस ऑर्बिटल एक अम्ब्रेला बन के खड़ा हो जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पूरा न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं होता है। तो ये याद रखने की बात है, एस ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट, देन पी, देन डी एंड देन एफ। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज मोर देन पी, देन डी एंड देन एफ। ठीक है, तो आपको शेप के बेसिस पे याद रखना है। एफ का तो शेप कॉम्प्लेक्स है, एकदम फ्लावर के जैसा 3 डायमेंशनल शेप है। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, p orbitals are dumbbell in shape और d orbitals are double dumbbelled। तो जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल एकदम स्फीयर बन के खड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज को रोक लेगा। तो हाईएस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की ताकत s के अंदर है, उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट भी इसी का नाम है। कभी कभी क्वेश्चन में स्क्रीनिंग की जगह शील्डिंग इफेक्ट लिख देते हैं, तब भी आपका आंसर होगा S इज ग्रेटर देन P, देन D, देन F, राइट। तो F ऑर्बिटल का तो शेप ऐसा है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज बाहर आ जाता है फिल्टर होके। F ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं सकता, D ऑर्बिटल भी ठीक से नहीं रोकता, S ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इफेक्टिवली रोक लेता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज the first ionization enthalpies of sodium, magnesium, aluminum and silicon are in the order। ionization enthalpy कैसे वेरी करती है? पहले एलिमेंट्स लिखो, पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? सोडियम फर्स्ट ग्रुप का, मैग्नीशियम सेकंड का, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में और सिलिकॉन भी पी ब्लॉक में। एल्यूमिनियम फ्रॉम ग्रुप 13 एंड सिलिकॉन फ्रॉम ग्रुप 14, राइट। तो हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पे आंसर करना है। जनरल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ये होता है, इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हैं तो ये कम होती है, ठीक है। ग्रुप को हम थोड़ा लेफ्ट पे लिखते हैं ताकि सबको ठीक से दिख जाए। इट डिक्रीजेस इन ए ग्रुप, बट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। It increases from left to right. Got it? तो अब आपको ये आयोनाइजेशन एनर्जी का जब ऑर्डर देना है तो सोडियम कम होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। फिर मैग्नीशियम के आगे जब एल्यूमिनियम पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s1 है सोडियम का, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम इज 3s2 3p1 and silicon is 3s2 3p2. These are the valence configurations. आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के अंदर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकालना है तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, p से निकालना है तो कम। सो कैन आई से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन IE ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन तो निकलना है P से और ये इलेक्ट्रॉन निकलना है S में से। ये 3s2 है,
दिस इज 3s2. गॉट इट. तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम, और हमारे पास फिर ये बनेगा सोडियम का कम है मैग्नीशियम से, बट मैग्नीशियम इज मोर देन एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम इज लेस देन सिलिकॉन. एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से क्यों कम है? क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम है, सिलिकॉन हैज हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज. जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स सिलिकॉन में 14 है, एल्यूमिनियम में 13 है, मैग्नीशियम में 12 है, सोडियम में 11 है. तो इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपके पास ये आंसर करेक्ट है. बी केयरफुल, रेगुलर सीक्वेंस नहीं आया. रेगुलर सीक्वेंस अगर आता फिर तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज आना था, बट एक्सेप्शंस आती हैं साथ साथ में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पे और शेप ऑफ द ऑर्बिटल पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एस से निकलना है या पी से निकलना है. जब हमने पी से निकालना है तो लॉस विल बी इजियर, राइट. तो आंसर विल बी sodium has less than magnesium, magnesium has more than aluminium, but aluminium has less than silicon. This is the ionization energy sequence. Got the answer? Coming to the next question now, question number 5. Electronic configuration of gadolinium. Gadolinium का atomic number है 64. Atomic number is given to you. उसके लिए आपको बताना है कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है. तो देखो, जीनॉन पे हो गया 54, राइट. जीनॉन नोबल गैस है, उसके ऊपर 54 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को करना है. सो गैडोलिनियम एफ ब्लॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट मेंबर है. एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स का मेंबर है. ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स 2 सेट होते हैं ना, तो ये लेंथेनॉइड्स का है. तो जीनॉन इज 54. उसके बाद 54 के बाद इलेक्ट्रॉन्स 4f में जा रहे हैं. जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख दें. फॉर दिस लेंथेनॉइड्स द जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2. ये कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन है तो 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बट उससे पहले 5d, उसके 6s, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. 5d में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है और ये हाफ फिल्ड बन जाता है. अब आप काउंट कर सकते हो, ये था 54 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए 54 के बाद. टोटल 64 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कि गैडोलिनियम में 4f के अंदर 7 आते हैं. 4f 7 से ये हाफ फिल्ड बनता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल भी होता है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जाम गैडोलिनियम. गैडोलिनियम के लिए आपको 64 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है, और ये पूरी सिचुएशन है. आपका आंसर देखते हैं. जीनॉन यहाँ 5d2 दिया, ये गलत हो गया. 5d में एक होता है, तभी इलेक्ट्रॉन 64 बनेंगे, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन का आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस वाज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक. जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. 4f 1 से 14 तक, 5d में 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 भी होगा या 1 होगा, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए विच इज नॉट करेक्ट वो देखना है. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ये तो करेक्ट है. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं. ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है. बी ऑप्शन में लिखा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नॉन मेटेलिक कम होते हैं. और सी में लिखा है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p एंड बिफोर 4s. 3d 4s का सीक्वेंस देख लेते हैं हम. देखो, पहले 1s, फिर 2s, देन 2p, 3s,
3p के बाद 4s आता है, बाद में 3d आता है, देन इट विल बी 4p एंड सो ऑन। अब सी ऑप्शन में क्या लिखा है कि 3d आर फिल्ड आफ्टर 3p बट बिफोर 4s, ये गलत लिख दिया। 4s पहले फिल होता है, बाद में 3p। 4s इज फिल्ड फर्स्ट। 4s के लिए अगर हम n प्लस l वैल्यू चेक करेंगे तो 4 प्लस 0 इट इज 4। फिर आप 3d के लिए n प्लस l वैल्यू चेक करोगे तो ये 3 प्लस 2 आएगा, ये 5 आएगा। सो रूल क्या था? लोअर इज दी n प्लस l वैल्यू, lower is the energy, lower is the n plus l value, lower is the energy of the subshell, right? So C option जो है that is not correct। C में तो यहाँ लिख दिया कि इसने बोला 3D पहले फिल होगा फिर 4s होगा, that is wrong। और D में क्या लिखा है? First ionization enthalpies of elements generally increase with increase in atomic number as we go along a period, बिल्कुल ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी decreases in a group and it increases in a period, increases in a period, right? So हमारे को नॉट करेक्ट के लिए आंसर बन रहा है ऑप्शन सी। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था जिसमें कि जनरल बातें करी गई कि एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, किसको पहले फिल करना है, किसको बाद में फिल करना है, वो पूरा डिटेल आपने इस क्वेश्चन में देखा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अमंग हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन मतलब डेल्टा एच ई जी। इसमें याद रखना है रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। 4 हेलोजेंस सबकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो और अगर साइज कम हो। इट इज़ मोर इफ साइज इज लेस। छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से अंदर आएगा, बड़ा साइज है इलेक्ट्रॉन जल्दी से अंदर नहीं आ सकता। स्मॉलर एटम गिव्स अट्रैक्शन, स्मॉलर एटम गिव्स अट्रैक्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है उसको जल्दी से अट्रैक्शन देगा अगर एटम छोटा है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस ने जल्दी अट्रैक्ट कर देना है, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी डिपेंडेंट होती है। हाई न्यूक्लियर चार्ज मींस मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। 2 पॉइंट्स इस तरह से इंपॉर्टेंट हैं, एक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें 4 हेलोजेंस में ये याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हेलोजेंस में फ्लोरीन का हाईएस्ट नहीं होता। फ्लोरीन को यहां लेके आना है और क्लोरीन को ऊपर लेके जाना है। क्लोरीन हैज हाईएस्ट डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। वाई सो? पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई क्यों है क्लोरीन का? सबसे हाई इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। फ्लोरीन सफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। छोटे साइज की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी क्योंकि ये 2p5 है। 2p5 मतलब 2p इज अ स्मॉल साइज्ड सबशेल, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और 6th इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो रिपल्शन हो जाएंगी। उसको अवॉइड करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, क्लोरीन का हाई होता है। डेल्टा एच ई जी फॉर क्लोरीन इज -349 किलो जूल पर मोल और फ्लोरीन कम है, फ्लोरीन का -328 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से आयोडीन विल बी लीस्ट देन ब्रोमीन। आयोडीन बहुत बड़ा है, बड़े साइज का एटम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं देता इजीली। फिर ब्रोमीन, उसके बाद आएगा फ्लोरीन एंड हाईएस्ट इज फॉर
क्लोरीन। तो ये सीक्वेंस अब हम ऑप्शंस में देखेंगे। कैन आई से फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज सी ऑप्शन, क्योंकि ए में तो दिया है कि फ्लोरीन इज बिगर, ए के अंदर फ्लोरीन को हाई दे दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। बी सी डी सब में लिखा है फ्लोरीन इज लेस, बट क्लोरीन जो है वो ग्रेटर देन ब्रोमीन आएगा और ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। इसका आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। The period number in the long form of the periodic table is equal to, period का नंबर कौन डिसाइड करता है? ऑप्शंस आर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट और मैक्सिमम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो m होता है, ये n होता है और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज l, एटॉमिक नंबर का सिंबल z होता है। तो पीरियड का डिसीजन कहां से लिया जाता है? कैन आई से पीरियड इज डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मेन शेल। तो पीरियड का डिसीजन ये करता है मेन शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब अगर n किसी का 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो n है, तो फर्स्ट पीरियड में जाएगा एलिमेंट। n इज इक्वल टू 1 फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन फर्स्ट पीरियड। इफ n इज इक्वल टू 3 तो थर्ड पीरियड। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सारे डिसीजन होते हैं कि एलिमेंट को किस पीरियड के अंदर रखना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले का देखना है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि अगर मेरे पास लिथियम है, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 1s2 राइट। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है, इसलिए ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा। गॉट इट। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9th क्वेश्चन इज द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन f ऑर्बिटल। 4f के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लेंथेनॉइड्स और हेलोजेंस। 4f फिल हो रहा है तो लेंथेनॉइड्स होता है, 5f फिल होगा तो एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में 4f और एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f। कीप इन माइंड ये प्रोग्रेसिवली फिल होगा। f आ गया तो 1 से लेके 14 तक का कैपेसिटी है। F1 फर्स्ट एलिमेंट होगा, F14 लास्ट एलिमेंट होगा। तो अगर यहाँ 5f दिया होता तो आंसर एक्टिनॉइड बनता, बट यहाँ आंसर बनेगा लेंथेनॉइड। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो D फिल होता है, हेलोजेंस तो P ब्लॉक के अंदर हैं। तो इस तरीके से लेंथेनॉइड्स आपके क्वेश्चन का आंसर है। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गिवन स्पीसीज। सब आयोडीन के एलिमेंट्स दिए, I नेगेटिव, I प्लस एंड I न्यूट्रल दिया है। साइज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, साइज के ऊपर, राइट। सो साइज ऑफ anion is bigger than size of the neutral atom and size of neutral atom is bigger than cation, right? तो anion है I नेगेटिव, उसके बाद है I, उसके बाद है I प्लस। इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 53 प्लस 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं 53, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं 53 माइनस 1 मतलब 52। तो जब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए प्रोटॉन्स का नंबर देखोगे वो तो सबके पास ही 53 है। तो फिर हम Z अपॉन ई कैलकुलेट करेंगे, 53 अपॉन 54, 53 अपॉन 53 एंड 53 अपॉन 52। तो इसका आंसर है लेस देन 1, ये है 1 और ये है ग्रेटर देन 1। तो Z अपॉन ई जब कम होगा तो साइज बड़ा होगा। एटॉमिक साइज इज inversely proportional to the nuclear charge or you can say effective nuclear charge।
हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखना है। राइट तो अब आपके पास आंसर आया I नेगेटिव इज ग्रेटर देन I एंड I इज ग्रेटर देन I प्लस। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। The formation of oxide O2 negative from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि जब ऑक्सीजन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो डेल्टा एच है पॉजिटिव। Thus the process of formation of O2 negative is unfavorable। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये तो अनफेवरेबल है। Even though O2 negative is isoelectronic to neon, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में, और O2 नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है नोबल गैस का, फिर भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट, क्या रीजन है? ऑप्शंस आर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी ऑप्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज, सी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हो जाती हैं O2 नेगेटिव के लिए, ये रीजन है। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि इस ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन देता है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जब ये अट्रैक्शन देता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो है -141 किलो जूल पर मोल। माइनस का मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? दिस वाज फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो आ जाएगी, पर हीट हमें देनी पड़ रही है, तब एडिशन होती है। कितनी हीट देनी पड़ रही है क्वेश्चन में देखो, 780 प्लस का मतलब हमें देनी पड़ रही है 780 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड, देन ओनली सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो क्वेश्चन काफी बार सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आप देख रहे हो, आपके सामने है। क्यों होता है ऐसा? सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि सेकेंड स्टेप इज शोइंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ओ नेगेटिव था, उसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पहले ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन 8 हैं और इलेक्ट्रॉन ओ नेगेटिव में 9 हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं एक और इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए। जब एक और इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पहले से है, फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती हैं। तो उस वजह से जो डेल्टा एच वैल्यू है पॉजिटिव बन जाती है, एंडोथर्मिक हो जाता है, हमें हीट देनी पड़ती है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। इवन दो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज बीइंग अचीव्ड, नोबल गैस इज बीइंग एक्वायर्ड, स्टिल यहाँ रिपल्शंस डोमिनेट करती हैं, तो सेकेंड स्टेप डिफिकल्ट स्टेप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 12, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू। 57 कहाँ को बिलोंग करता है? चेक करते हैं 57 का कॉन्फ़िगरेशन। 57 इज लेंथेनम। ठीक है, 57 का नाम तो लेंथेनम है, बट समझ लो कि ये आपको नहीं याद है, कभी नहीं भी पता तो क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में नियरेस्ट नोबल गैस ढूंढिए। नियरेस्ट नोबल गैस जीनोन आएगी, विच इज 54। कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन एंड देन रेडॉन। ये आपके पास नियॉन है जो, इस पे 2p6 होता है, यहाँ 3p6 हो गया कंप्लीट, ये 4p6 और ये 5p6 और ये 6p6, राइट। तो जीनोन पे 5p6 कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास जीनोन है 5p कंप्लीट हो गया, तो उसका मतलब 5p के बाद फिर 5d आएगा, 6s आएगा, 6s पहले फिर 5d। मैंने 57 कंप्लीट कर दिया, 54 + 2 + 1 ये 57। हमारे पास 57 इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे के सारे ऐड कर दिए गए हैं। तो अब देखो, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 विल बिलोंग टू विच ब्लॉक? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने
गेन किया है। ब्लॉक हम कैसे डिसाइड करते हैं, पहले भी डिस्कस किया था, एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का, ये कैसे देखा जाता है? द सब शेल विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, द सब शेल विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो डिसाइड करता है ब्लॉक। तो 6s तो पहले फिल हुआ, फिर 5d फिल हुआ, तो 5d मतलब डी सबशेल ने लास्ट इलेक्ट्रॉन लिया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। डी ब्लॉक मींस ऑप्शन सी, राइट। 5d 1 से दिख रहा है ना, डी ब्लॉक। क्लियर? आगे चलते हैं। 12a हो गया। जो ये 12th क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, देखो 12th क्वेश्चन एक कॉम्प्रीहेंशन था, ये वाला, ये कॉम्प्रीहेंशन के साथ रिलेटेड थे। 12a, 12b, 12c, 12d एंड 12e, 5 क्वेश्चन 12th नंबर पे आएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, राइट, एंड कॉन्फ़िगरेशन उस एटॉमिक नंबर के ऊपर आप डिपेंड करती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, SPDF। ये जनरल इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के बारे में दी हुई है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 periods and 18 groups. Each period will be having filling of electrons according to Aufbau's principle, and the 7 periods have 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 elements, है ना। फर्स्ट पीरियड में 2 हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32। सेवंथ पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट। To avoid the periodic table being too long, 2 series of F block elements called lanthanoids and actinoids, they are placed at the bottom of the main body of the periodic table. Main body से नीचे कर दिया lanthanoids और actinoids को, ताकि periodic table का length ऐसे बढ़ ना जाए। तो अब ये जो पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल टर्म्स लिखी हैं, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया 12a, जो कि 57th का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। अब हम आ रहे हैं 12b के ऊपर। द क्वेश्चन नंबर 12b इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको किसका आंसर करना है? 6th पीरियड के लिए लास्ट एलिमेंट का। 6th पीरियड लास्ट एलिमेंट में 6 फिल होगा। 6th पीरियड का क्या मीनिंग है? 6th पीरियड मींस n इज इक्वल टू 6, राइट, और लास्ट एलिमेंट मतलब p ब्लॉक का है। p ब्लॉक इज 13th टू 18th ग्रुप। डू यू एग्री? 18th ग्रुप तक p ब्लॉक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये 18th ग्रुप और 6th पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहा है। तो नोबल गैसेस होंगी ना। 18th ग्रुप मींस लास्ट मतलब 18th ग्रुप मतलब नोबल गैस। नोबल गैसेस में कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6। डू यू एग्री? और n का वैल्यू क्वेश्चन ने 6 दे दिया, तो हम क्या करेंगे? इफ n is equal to 6 then configuration will become 6s2 6p6। ये वैलेंस वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो 6th पीरियड में कौन कौन से सबशेल फिल होते हैं? सबशेल्स विच गेट फिल्ड इन 6th पीरियड। 6th पीरियड में क्या क्या फिल होता है? एक तो 6s, n इज इक्वल टू 6 बोला है तो 6s फिल होगा, और फिर 4p और 5d और 6p। यहाँ पे कैपेसिटी 14 की है, 10 की है d में, और p में 6 और s में 2। तो हमारे पास ये आंसर बनता है कि 6s 6p2 तो फिल होना ही है, उससे पहले 4f 14 एंड 5d 10। तो लास्ट एलिमेंट था। पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होने का यही तो फायदा है कि एलिमेंट का हमें नाम भी नहीं पता, हमें बस ये पता है कि एलिमेंट 6th पीरियड का है और 18th ग्रुप का है, मतलब कोई नोबल गैस है। नोबल गैस है तो 6s2 6p2 सॉरी 6s2 6p6 आएगा, बट उससे पहले 4f भी तो फिल होगा, 5d भी तो फिल होगा। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी। इज इट ओके? Coming to the next now, another question related to that comprehension, 12th C.
Question is, which of the elements whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present set of the periodic table? Cannot be accommodated, हमारा जो periodic table है जिसमें 18th ग्रुप तक आपने अरेंज किया, 7 पीरियड 18th ग्रुप, उसमें कौन सा एटॉमिक नंबर फिट नहीं हो सकता? ऑप्शंस आर 107, 118, 126 एंड 102. Keep in mind, in the modern periodic table, can I say modern periodic table contains 6, not 6, I should write 7 periods and 18 groups. तो अगर आप काउंट करोगे टोटल 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट होते हैं. 118 एलिमेंट्स कैन बी एडजस्टेड इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो 107, 118, 102 तो फिट हो जाएंगे, बट 126 एलिमेंट उसमें नहीं आएगा. 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो कि एक नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर है 118. अगर 117 देखोगे तो हेलोजन बनेगा, बट 118 इज द नोबल गैस. गॉट इट? तो हमारे पास ये याद रखने की बात है कि टोटल 118 एलिमेंट फिट होते हैं, जो कि लास्ट में 18th ग्रुप में जाएगा. तो अब आंसर बनेगा 126 कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12D. 12D क्या है? 12th क्वेश्चन का डी पार्ट है. नाउ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इज गिवन बिलो. 43 एटॉमिक नंबर से नीचे कौन सा जो एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है. नीचे नहीं, ऊपर, जस्ट अबव. जस्ट अबव बोला है, तो हम क्या करेंगे? Z इज इक्वल टू 43 लिखते हैं पहले. ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद 3d10, 4p6. राइट. अब देखते हैं हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख लिए अभी तक, कितने एडजस्ट हो गए. ये हो गए 10 और ये हो गए 10, 20 प्लस 10, 30, 36 तक हम लिख चुके हैं. हमें जाना है 43 तक. 36 के बाद आगे चलो, ये बनेगा 5s2, फिर 4d, 36 प्लस 2, 38. अब 5 बचे ना, ताकि 43 बन जाए. ये 43 मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है. हमने 43 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये डी ब्लॉक का निकला, क्योंकि लास्ट सबशेल डी था जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, रिसीव किया. अब हमें क्वेश्चन ने कहा इस 43 एटॉमिक नंबर के ऊपर का एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में. 43 दिख रहा है आपको कि ये n इज इक्वल टू 5 है, 5th पीरियड का एलिमेंट है. वैलेंस शेल ये है ना, आई शुड राइट हेयर वैलेंस शेल. 1 सेकेंड. वैलेंस शेल 5s है, मतलब n इज इक्वल टू 5. ये एलिमेंट 5th पीरियड का था. अब मुझे 5th छोड़ के उसका ऊपर वाला 4th पीरियड का एलिमेंट चाहिए. तो 5th Z इज इक्वल टू 43 बिलोंग्स टू 5th पीरियड. आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 18. 43 में से अब हम 18 माइनस कर देंगे ताकि ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर मिले. आप जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 25. 25 एलिमेंट का क्या आंसर देना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी है. पहले हम लिख लेते हैं, फिर ऑप्शंस रीड करेंगे. Z is 25 means 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. So ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है. वैलेंस शेल में 4s2, 3d5 चाहिए, मतलब ये आपका आंसर. तो कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है? वो है मैंगनीज. योर आंसर इज ऑप्शन ए. मैंगनीज के नीचे है पीरियोडिक टेबल में टेक्नीशियम. मैंगनीज वॉज 25, टेक्नीशियम वॉज 43. आपको पहले 43 का नंबर दे रखा था, आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड हुआ कि वो एलिमेंट 5th पीरियड में है, और उसके बाद आपने 18 माइनस करके फाइंड आउट कर लिया. तो 25 आंसर आ रहा है. 25 का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ए के अंदर है, 3d5, 4s2.
Coming to the next now, question 12. The element with atomic number 35, 53 and 85 are all of them are noble gases or halogens or heavy metals or lighter metals. तो देखिए ये एटॉमिक नंबर हैं 35, फिर 53, फिर 85, ये सब हेलोजेंस हैं. एटॉमिक नंबर Z35 इज ब्रोमीन. इसी तरह से 53 आयोडीन. And when the Z value becomes equal to 85, it is again a radioactive halogen, एस्टटीन. ये हेलोजन है. सारे हेलोजेंस में से एक ही हेलोजन रेडियो एक्टिव है जिसका नाम है एस्टटीन. राइट. तो ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टटीन सब हेलोजेंस हैं. हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12E. 12th क्वेश्चन के 5 पार्ट थे. ये कॉम्प्रीहेंशन से लिंक्ड क्वेश्चन थे. तो आपका आंसर आ रहा है बी. हेवी मेटल्स नहीं है, ये हेलोजेंस हैं. गॉट इट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13th नाउ. Electronic configuration of 4 elements A, B, C, D are given below, and which of the following is the correct order of increasing tendency to gain electrons? Increasing tendency to gain electron, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? Can I say ये जो भी एलिमेंट है 2s2 2p5, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस बन जाएगा, 2p6 बन जाएगा. और ये वाला जो ए एलिमेंट है ये तो गेन करेगा ही नहीं, ये तो ऑलरेडी 2p6 है. ए एलिमेंट विल नॉट गेन. और डी एलिमेंट जल्दी से गेन करेगा. बी भी गेन करेगा क्योंकि इसको तो 2p4 के बाद एक के बाद ये 2p5, फिर एक मिले तो 2p6, ये भी गेन करना चाहेगा. ये मेटल है 3s1 वैलेंस शेल में. नोबल गैस अचीव होती है 2p6 पे. उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3s1. राइट. तो ये एलिमेंट मेटल हुआ ना, क्योंकि इसको तो एक लूज करना है. लूज करने के बाद ये नोबल गैस पे आ जाएगा. पर जो डी एलिमेंट है उसको जब एक मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेगा तब वो नोबल गैस बनेगा. तो सबसे हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डी एलिमेंट की आएगी. 1s2 2s2 2p5. हमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं, उन चारों में से हाईएस्ट इसकी है. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी आएगी. और ए तो बिल्कुल नहीं गेन करेगा. ए इज 1s2 2s1 लिखा है, ये भी 2s2 होना चाहिए, ये मिस्टेक है. इट विल बी 2s2 विद रेड पेन ओनली. आई कैन राइट हियर 2s2. राइट. तो ये है नोबल गैस. नोबल गैस को कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना, ऑलरेडी वो नोबल मतलब स्टेबल सिस्टम में है. उसके बाद सी ऑप्शन देखो, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. ये क्या चीज है? ये तो कोई मेटल है. मेटल को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है. आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स स्टेबल. राइट. इसी तरीके से हमारा आंसर आएगा कि ए विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन क्योंकि नोबल गैस था. सी भी गेन नहीं कर रहा. उसके बाद बी और लास्ट में डी. डी का हाईएस्ट है. हाईएस्ट डेल्टा HEG. राइट. तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी का हमने ऑर्डर दिया डेल्टा HEG का. कॉन्फ़िगरेशन को देख के, कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है टू डिसाइड दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, वेदर एलिमेंट विल गेन और नॉट. आगे देखो. द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 14 to 23 मे हैव 2 और मोर करेक्ट आंसर. ये भी NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, बट अब आंसर एक से ज्यादा आएगा. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4? 4 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है? ऑप्शंस आर फॉस्फोरस, बेरिलियम, सल्फर एंड बोरॉन. तो फॉस्फोरस एंड सल्फर, कैन आई से दे हैव empty d orbitals? They have empty d orbitals. So ये एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को d सबशेल में प्रमोट कर देंगे. Therefore more than 4 bonds can be formed. Phosphorus is 1s2 2s2 2p6.
3s2 एंड 3p3। ठीक है, ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के। उसके बाद आगे 3d एम्प्टी है, 3d के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी तो, बट अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया जाए, जैसे कि फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट, अगर हम फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट देखते हैं तो ये बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3d में दे दिया। अब देखो टोटल 5 बॉन्ड बन सकते हैं। ये 3s है, फिर 3p है, उसके बाद 3d है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे रखा है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है PCl5, फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट वी हैव ड्रॉन। ये 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड्स आर पॉसिबल, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं इसके। गॉट इट। सल्फर के भी, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सल्फर इज 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। 3p4 में ये सिचुएशन है। आगे 3d के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 3d इज एम्प्टी। 3d एम्प्टी है तो आप ये इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा सकते हो, जो 3s और 3p का इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट हो जाएगा फर्दर। यहाँ तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बन सकते हैं। वी कैन मेंशन हियर मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स आर पॉसिबल फॉर इट। तो 4 से ज्यादा बॉन्ड कौन कौन बना रहा है? ऑप्शंस हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर, मतलब बी एंड सी, बोथ आर दी करेक्ट आंसर। 4 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड। बेरिलियम बोरॉन के अंदर मैक्सिमम 4 होता है। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। दोज एलिमेंट्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग इन इट, द एटम्स ऑफ विच रिक्वायर लो एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन and they absorb energy in the visible region. The elements of which of the following groups will impart color to the flame? Flame को color कौन कौन दे रहा है? ग्रुप 2 या 13 या 11 या 11 नहीं सॉरी 1 लिखा है और 17। देखो ग्रुप 2 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली है। उसके बाद ये अल्कली मेटल्स है ग्रुप 1, दे आर अल्कली मेटल। क्वेश्चन यही था ना, विच ग्रुप एलिमेंट विल इम्पार्ट कलर टू दी फ्लेम। तो देखो 13th हो गया बोरॉन फैमिली एंड हेलोजन है ग्रुप 17। कैन आई से ग्रुप 2 कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 एंड ग्रुप 1 कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। तो ये जो है ये एलिमेंट्स कलर दे सकते हैं। और ग्रुप 2 में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम तो कोई भी कलर नहीं देते। इनका इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो ये अनपेयर्ड बन जाता है NS2, बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, सो देयर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड इजिली। तो ये तो कलर नहीं देंगे, बट अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके हायर शेल में चला जाएगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी जाता है बट बेरिलियम का नहीं जाएगा और मैग्नीशियम का नहीं जाएगा। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स we can mention here except beryllium and magnesium, except beryllium and magnesium do not give, नहीं, except beryllium and magnesium all of them give, they give color to the flame because of easy excitation of electron to higher subshell। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जैसे कि 3s है उससे एक्साइट होके 3p में जाएगा, आपने जो हीट किया फ्लेम के अंदर, फ्लेम ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, बट दैट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल, एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड, सो इलेक्ट्रॉन विल फॉल बैक एंड यू विल सी द कलर गिवन टू द फ्लेम। वो कलर का अगर वेवलेंथ निकालना है तो आप
कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से। ये जो डेल्टा E है ये वैल्यू पता होनी चाहिए, हम उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए एंड सी विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, अदर्स विल नॉट। हैलोजन्स में तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या एक्साइटेशन होना बहुत डिफिकल्ट है, ग्रुप 13 भी लूज नहीं करेगा, एक्साइट नहीं होता इलेक्ट्रॉन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following sequences contain atomic number of only representative elements? सिर्फ representative elements के क्या क्या एटॉमिक नंबर हैं? हमारी ऑप्शंस हैं 3, 33, 53, 87। देखो एटॉमिक नंबर 3 है ना, जो ये तो लिथियम है, अल्कली मेटल। एटॉमिक नंबर 33, दिस इज आर्सेनिक, राइट। एटॉमिक नंबर 53, दिस इज आयोडीन। एटॉमिक नंबर 87 इज फ्रेंसियम। तो रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स S एंड P ब्लॉक एलिमेंट को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, S ब्लॉक का और P ब्लॉक का। तो ए ऑप्शन में तो सारे एलिमेंट्स ठीक है, जैसे कि 33 है आर्सेनिक, ये P ब्लॉक का है, और लिथियम इज फ्रॉम S ब्लॉक, आयोडीन इज फ्रॉम P ब्लॉक, फ्रेंसियम जो है ये अल्कली मेटल्स का लास्ट मेंबर है, तो ये ग्रुप 1 है S ब्लॉक का। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2 तो हीलियम हो गया जो कि P ब्लॉक में, 10 इज नियॉन, ये भी P ब्लॉक का है, बट 22 एलिमेंट जो है ये D ब्लॉक का है। Z इज इक्वल टू 22 इज टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है जो कि D ब्लॉक को बिलोंग करता है। एंड Z इज इक्वल टू 36, ये भी P ब्लॉक का है। आर्गन के बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन है जो कि P ब्लॉक का है। तो बी ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है, 22 पे, ये P ब्लॉक का नहीं है, ये D ब्लॉक का है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन। सी में 7 है, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का जो कि P ब्लॉक हुआ। 17 इज क्लोरीन, 25 पे प्रॉब्लम खड़ी होती है, 25 इज मैंगनीज विच बिलोंग्स टू D ब्लॉक। तो सी ऑप्शन तो छोड़ दो, ये हमें रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आंसर में फिट नहीं बैठेगा। Z इज इक्वल टू 9 इज फ्लोरीन, एंड Z इज इक्वल टू 35 इज ब्रोमीन, Z इज इक्वल टू 51 एंड Z इज इक्वल टू 88 दिए, ये एंटीमनी है ग्रुप 15 का। एंड 88 इज रेडियम विच इज ग्रुप 2। तो ये जो आपको 51 दे रखा था एंटीमनी, वो आप चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। तो ये ग्रुप 15 ऑफ योर P ब्लॉक। तो हमारे पास सिर्फ हमें P ब्लॉक के लिए और S ब्लॉक के लिए देखना था क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड P ब्लॉक। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनता है ऑप्शन ए एंड डी। ये 25 प्रॉब्लम था, 22 प्रॉब्लम था, वो D ब्लॉक के थे, इसलिए आंसर में B और C नहीं आएंगे, ओनली A एंड D। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following elements will gain 1 electron more readily in comparison to the other members of their group? अपने अपने ग्रुप के साथ कंपेयर करना है। सल्फर, सोडियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये ऑप्शंस दी हैं। सल्फर हैज मोर, सल्फर का जो डेल्टा HEG है इट इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें ऐसे लिखना चाहिए, लेफ्ट पे डेल्टा HEG लिखना चाहिए, डेल्टा HEG ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। ये दो बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे रीजन क्या है, सल्फर ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, फ्लोरीन में भी सेम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, राइट। तो ये दो रीजंस की वजह से हमारा आंसर बनता है ए एंड डी। सोडियम तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करता, ऑक्सीजन का हाई नहीं होता, ऑक्सीजन का हम एक्सपेक्ट करते हैं हाई होगा, बट रिपल्शंस की वजह से उतना एनर्जी रिलीज नहीं होता जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करे जितना कि सल्फर के गेन में होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड एंड एन एनर्जी विल कम आउट। गॉट इट?
Next question number 18. Which of the following statements are correct? You are given helium has highest highest first ionization enthalpy in the periodic table. बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये तो NS2 है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल हैव हाईएस्ट। बी ऑप्शन में दिया है कि क्लोरीन हैज द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, दिस इज रॉन्ग। क्लोरीन का तो हाईएस्ट होता है ना, क्लोरीन का डेल्टा HEG है -349 और फ्लोरीन का -328। फॉर फ्लोरीन डेल्टा HEG इज -328, बोथ ऑफ देम आर इन किलोजूल पर मोल। फिर आ रहा है मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, ये लिक्विड, मरकरी liquid metal, bromine is a liquid non-metal. In any period, atomic radius of alkali metal is highest. Yes. When you move in a period, can I say in a period size, or you can say atomic radius decreases or increases? Answer है increases. It increases from left to right. Right side पे साइज कम हो जाता है, लेफ्ट साइड पे साइज बड़ा है। सो अल्कली मेटल्स आर बिगेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट, अल्कली मेटल्स आर बिगेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अपने अपने पीरियड में अल्कली मेटल का साइज बड़ा है। तो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट बी करेक्ट नहीं है। आंसर बन रहा है A, C एंड D, दे आर करेक्ट। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयोन्स? कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो जिंक, कैल्शियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन ही नहीं सकते। जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं और +2 की वजह से 2 माइनस करेंगे। एल्यूमिनियम में तो 13 है, 13 में से 3 माइनस कर दो तो 10 रह जाएंगे। कैल्शियम भी मैच नहीं होगा, एटॉमिक नंबर एक का है 30, एक का 20, जिंक इज 30, कैल्शियम 20। ए ऑप्शन आंसर नहीं है, ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है। बी करेक्ट है, K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दिया है ना। 19 - 1 इज 18, दिस इज 20 - 2 इज 18, 21 - 3 इज 18, 17 + 1 इज 18। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। बी के अंदर भी सेम, बी ऑप्शन ये था। अब सी में चेक करते हैं, P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव। 15 + 3 इज 18, 16 + 2, 17 + 1, 19 - 1. You are getting same 18 electrons everywhere. So ये isoelectronic है। D will not be isoelectronic. D में आप चेक करना चाहते हैं अगर, तो स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब एटॉमिक नंबर 22, टाइटेनियम का 4 माइनस करो 18 आ गया। आर्गन इज हैविंग 18, बट Cl+ में तो 18 नहीं आएगा ना। Cl+ इज 17 - 3 मतलब 15, और दिया है वनेडियम +5। वनेडियम होता है 23, 5 माइनस किया 18, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें 15 आ रहा है। तो आपका आंसर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज B एंड C। गॉट इट? चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट? पहला है इंक्रीजिंग साइज, ये तो करेक्ट है। साइज फॉर एल्यूमिनियम +3 विल बी स्मॉलर, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम। बी ऑप्शन इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन। इसके अंदर मिस्टेक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज लेस देन कार्बन तो ठीक है, बट फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन इज 2p3, 2p3 होता है हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, देयरफॉर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद आता है आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है आयोडीन, ब्रोमीन,
क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये भी तो करेक्ट नहीं है, डज नॉट एग्री बोला ना, तो कैन आई से फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लीस्ट इज फॉर आयोडीन देन ब्रोमीन एंड देन यू विल हैव फ्लोरीन देन क्लोरीन। यहाँ एक एक्सेप्शन आती है, हाईएस्ट हो जाती है क्लोरीन की। मटैलिक करेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिथियम लेस देन सोडियम, ये बिल्कुल ठीक है। मटैलिक करेक्टर increases downwards. Metallic character increases downwards in a group. Therefore, lithium is less metallic, rubidium is most metallic. आपको बोला था which is not correct. Answer for this question is option B and C. They are not correct. आगे चलते हैं क्वेश्चन 21. Which of the following has no units? Electronegativity, electron gain enthalpy, ionization enthalpy, metallic character. देखिए इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ये एक एनर्जी है, किलोजूल पर मोल में मेजर करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को भी किलोजूल पर मोल में मेजर किया जाता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज नो यूनिट्स। एंड मेटालिक करेक्टर का भी कोई यूनिट नहीं होता। लेस मेटालिक मोर मेटालिक में क्या फर्क है? जो मोर मेटालिक है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, लेस मेटालिक विल लूज इलेक्ट्रॉन विद डिफिकल्टी, बट उनके यूनिट्स कोई नहीं होते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 21 इज ऑप्शन ए एंड डी। गॉट इट? अब आते हैं क्वेश्चन 22 पे। आयोनिक रेडियाई वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज or inverse proportional to square of nuclear charge, direct proportion to screening effect or direct proportion to square of screening effect. Again a question, important one, simple. Ionic radius जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई तो रेडियस छोटा हो जाता है। हाई न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस टाइटली होल्ड कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो साइज कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए देखो, आयोनिक दिस आयोनिक रेडियस के ऊपर है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए, एस का ज्यादा है पी से, पी का डी से, डी का एफ से। एस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई है, तो हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट मींस उसका फिर क्या प्रॉब्लम आएगा? न्यूक्लियर चार्ज, और ये है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन बन के रोक लेता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास ठीक से चार्ज नहीं पहुंचता। सो न्यूक्लियस फिर इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आ ही नहीं रहा बाहर तक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज कम फील होता है, तो उससे क्या होता है, फिर साइज बढ़ जाता है, आयोनिक रेडियाई विल इंक्रीज। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। आयोनिक रेडियाई विल वेरी विद स्क्रीनिंग इफेक्ट, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डायरेक्टली होता है क्योंकि जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, वी कैन मेंशन हियर more is the screening effect. More screening effect means less nuclear charge, less effective nuclear charge. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो गया, therefore large radius. तो ऑप्शन ए एंड सी। आते हैं क्वेश्चन 23 के ऊपर। 23rd, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड नंबर 3 ग्रुप 13 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग will be shown by the element? It is a good conductor of electricity or liquid and metallic, solid and metallic, solid and non-metallic. देखो थर्ड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 13, ये एल्यूमिनियम है आपके पीरियोडिक टेबल का। एल्यूमिनियम हैज कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक प्रॉपर्टी है। एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उस वजह से एक कोई भी एलिमेंट अच्छा मेटल बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन ए एंड सी। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटर मेटल है और मेटल है तो सॉलिड मेटेलिक प्रॉपर्टीज इट इज हैविंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मैच द कॉलम। सो मैच द करेक्ट रेडियस विद द एलिमेंट। बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, ये सब आपको दे रखा है। और साइज पहले देखो, ये पीरियड के एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का 13th ग्रुप, ये 2nd ग्रुप, ये 14th, 15th एंड 16th ग्रुप के एलिमेंट्स। तो हम क्या देखते हैं कि साइज जो होता है, रेडियस या साइज कुछ भी कहो, इट विल डिक्रीज इन ए पीरियड। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो साइज आएगा वो आएगा 111। वैल्यू सबसे बड़ी दी है वो बेरिलियम की आएगी। जितना राइट को जाएंगे उतना साइज कम करना है। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। सब रिलेटिव वैल्यूज है ये। तो 111 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आपको दे रखी है ये 88। 111 सबसे बड़ा दिया था, फिर 88 दिया। 88 के बाद वैल्यू दी रखी है 77। ये जो 77 वैल्यू है ये हो जाएगी, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, तो ये कार्बन की हो जाएगी। कार्बन के बाद अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की वैल्यू आएगी 74। 77 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर दे रखा है 74। उसके बाद आपको गिवन है एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स देख लिए। सो नाइट्रोजन को आप मैच करोगे 74 पे। इस तरीके से ये सारी सिचुएशन। लास्ट साइज ऑक्सीजन का जो कि 66 वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, बेरिलियम इज बिगर देन बोरॉन, बोरॉन इज बिगर देन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। और उसके हिसाब से आपने जब मैच किया तो ऑप्शंस क्या बनती हैं, एटॉमिक रेडियाई का ये रिलेटिव अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये पिकोमीटर के अंदर। सो यू हैव हाईएस्ट वैल्यू फॉर 1 का आ रहा है C, 2 का आ रहा है D, चेक कर लो। कार्बन को हमने 77 पे मैच किया, 3 नंबर है E का। इस तरीके से 4 इज फॉर B एंड 5 इज फॉर A ऑप्शन आंसर। इतनी सी बात याद रखनी है कि रेडियस किस तरह से वेरी करता है। एक पीरियड में रेडियस जो है कम होता है, और अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, ग्रुप में मूव करोगे, तो साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम में क्वेश्चन नंबर 25। मैच द करेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन। एंथैल्पीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन काफी बार आता है। आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गिवन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी दी है। हमें ढूंढना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मोस्ट रिएक्टिव मेटल को पहले देखते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए क्या ये लिख सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल मींस लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और वी कैन से लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, सारी वैल्यूज देख लो। वैल्यूज से हमें दिख रहा है 419 सबसे कम है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गई। मतलब कि मैंने 2 को तो A पे मैच कर दिया है। और उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का देखते हैं। लीस्ट रिएक्टिव जो रिएक्ट नहीं करेगा वो तो नोबल गैस होगा ना, जो भी रिएक्ट नहीं कर रहा। तो लीस्ट रिएक्टिव की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, और वो इलेक्ट्रॉन भी गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू है। लीस्ट रिएक्टिव का क्या मीनिंग है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मीन्स नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना तो इसको गेन करना है और ना ही इसको लूज करना है। तो डेल्टा HEG विल शो अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये आपने 4 को मैच कर दिया है। 4 को तो अभी नहीं किया, 3rd को किया। 3rd को हमने D से मैच किया। 4th देखो, मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड। मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड का मतलब MX2। मेटल ने 2 बॉन्ड बनाने हैं। कौन सा लिया मैंने, MX2। तो 2 बॉन्ड बनाने का मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वी कैन मेंशन हियर, जिसका वैलेंसी 2 होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इट मीन्स it will
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। अल्कली मेटल से तो ज्यादा है, बट मेटल है तो इट विल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड IE2 is also low. IE2 is not showing a big jump. One second, we can write it clearly. IE2 is not showing a big jump from IE1. IE1 से ज्यादा बड़ी नहीं है IE2, ठीक है। तो आपके पास ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, जो कि यहां जाके मैच होता है 738, एंड देन यू आर गिवन 1451। मतलब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अल्कली मेटल से तो ज्यादा है। अल्कली मेटल का तो हमने देख लिया था 419, वो तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल थी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन अल्कली, बट सेकंड का वैल्यू देखो, कोई ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ ऑलमोस्ट 600-700 यूनिट्स का गैप है, राइट। जबकि अल्कली मेटल में तो पहली 419 थी, दूसरी 3000 पहुंच गई थी। तो ये आपका मैच हो गया, थर्ड वाले का मैंने मैच कर दिया है, अब फोर्थ वाला भी मैच कर दिया। फर्स्ट रह गया मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो वही होगा जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हैज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, सो इट विल हैव हाईएस्ट डेल्टा HEG। गॉट इट। तो सारी वैल्यूज अगर हम मैच करते हैं तो 328 हाईएस्ट आएगा। ये सारा आपका आंसर बनता है ऑप्शन बी। 1 इज मैच्ड विद बी, सेकंड इज ए, थर्ड इज डी एंड फोर्थ इज सी। गॉट इट। Coming to question number 26 now. Electronic configuration of some elements is given in column 1 and the electron gain enthalpies are given in column 2. Match the electronic configuration with the electron gain enthalpy value. तो देखते हैं, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2 2s2 2p6। कहने का मतलब ये है हमारे पास नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, 10 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस। नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा, तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट का डी हो गया। गॉट इट। फर्स्ट डी मीन्स फर्स्ट का डी दो जगह आ रहा है, बी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी। सेकंड देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, दिस इज सोडियम। फिर है थर्ड कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास यहां 3p3 होगा, 3s2 3p3, राइट, एंड दैट विल बी क्लोरीन। और फिर है ऑक्सीजन। गॉट इट। तो क्लोरीन का तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर बी से मैच होगा, थर्ड इज मैचिंग विद बी। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेकंड एक मेटल है जो कि सोडियम है। सोडियम मेटल विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, मेटल को तो रादर इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इसको। तो सोडियम विल हैव वेरी लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लेस वैल्यू थी -53। ऑक्सीजन पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन विल मैच विद द नेगेटिव वैल्यू विच इज 141। सो नियॉन will have delta Hg positive, means does not gain electron easily. अगर हम सोडियम के लिए बात करें, then also we will say low value of electron gain enthalpy because metals do not gain electron easily, rather they lose, they want to lose, ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो सके। उसके बाद आपके पास एक दे रखा था सोडियम, सोडियम की बात कर ली। आगे है क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG, तो हमारे पास हाईएस्ट नेगेटिव -328 दिया है। हाईएस्ट का मतलब होता है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी? जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो आपने सारे मैच कर लिए, तो आंसर बनता है ऑप्शन बी, राइट। सो आपने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नियॉन, सोडियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन को कंपेयर कर लिया।
So that is all about the lecture. You have learnt about the periodic table, you have learnt about periodic properties. Periodic table के अंदर कौन कौन से elements कहाँ पे present हैं, how many groups are there, how many periods are there, what are the special names given to the elements. For example, lengthenoid किसको कहते हैं, actinoids किसका नाम है, transition metal का क्या place है periodic table में, inner transition element हम किसको बोलते हैं. इसी तरह periodic properties के अंदर भी आपने देख लिया कि periodic properties कोई एक फैक्टर या दो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती. उनकी वेरिएशन के लिए डिसाइड करने से पहले हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है ऑन द एटॉमिक साइज, ऑन न्यूक्लियर चार्ज, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स, देन पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं करेगा, और फुली फिल्ड हाफ फिल्ड वाला इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा. तो दोनों के अंदर उसका इफेक्ट आना है, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर भी. और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बाकी सारे चैप्टर्स में यूज होनी है. जैसे कि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, बॉन्ड कोई एलिमेंट बना रहा है या नहीं बना रहा, वो डिपेंड करता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू पे, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, राइट. सो कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके रिमेनिंग फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में यूज होता है. तो आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी कर लिए और रेगुलर अदरवाइज क्वेश्चंस भी किए. That is all about the lecture. Hope you are enjoying the benefits of our lectures. Make sure you subscribe to the channel. It will help you to have a better revision. Thank you and bye bye.